Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics topic theory of supply. This is my second video of this chapter, but in the previous video we discussed basics about the theory of supply, like what do you mean by supply, quantity supplied, supply schedule, टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व. हमने ये डिस्कस किया था पुरानी वीडियो में. उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो गए. आज हम वीडियो को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे. ये इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर लेंगे, बट इस वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ. पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सप्लाई फंक्शन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके बाद में हमने इसके बीच में अपना डिस्कस करना है लॉ ऑफ सप्लाई. सिर्फ हम लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे, उसकी एजम्पशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सेप्शन, दो मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं. बट इससे आपका पूरा चैप्टर जो है मेन आपको समझ आ जाएगा, और बाकी का हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फर्दर. First of all, we have discussed all the things. सप्लाई क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने डिस्कस करना है कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है. सप्लाई फंक्शन, it explains a relationship between the supply of a commodity and its various determinants. ये देखो बेटा, जैसे हमारी डिमांड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे ही हमारी किसी क्वांटिटी की, किसी कमोडिटी की सप्लाई जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट. उस रिलेशनशिप को कि एक कमोडिटी की सप्लाई और उसकी जो जितने उसके फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट जो है, उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, एक फंक्शन वो डिस्कस करता है. दिस इज नोन एज अ सप्लाई फंक्शन. ठीक है. सो मैंने आगे आपको सिंबॉलिकली देखो रिप्रेजेंट किया हुआ है. एस एक्स क्या होता है? एस एक्स इज द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं. इज अ फंक्शन ऑफ, इफ एफ मीन्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स. जौन सी कॉमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा सप्लाई उस चीज की. Price of related goods is denoted by PO. Then number of firms denoted by NF. Goals of the firm denoted by G. Price of the factors of production used in the production of any commodity, that is denoted by PF. Then comes T is the technology. EX is the expected future prices of the commodity in question. देन कम्स जीपी इज गवर्नमेंट पॉलिसी, कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है. इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे एक कमोडिटी की सप्लाई. सिर्फ एक चीज़ उसकी डिटर्मिनेंट नहीं है. अब ये सारी चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं, कैसे इनको ये इम्पैक्ट करती हैं, आपकी सप्लाई फंक्शन को कैसे डिटर्मिन करते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला इसमें सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसका फंक्शन हमने डिस्कस करना है. तो पहली चीज आती है इसमें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स. ऑब्वियसली एक कमोडिटी की प्राइस, एक कमोडिटी की सप्लाई जो है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका इफेक्ट किस पे ऊपर होता है? प्राइस के ऊपर. ऑब्वियसली यू ट्रीट योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर. अपने आप को आप एक प्रोड्यूसर समझो जिसने सामान बेचना है, बनाना है, बेचना है. तो जब आप सप्लायर हो, व्हाट डू यू वांट, कि आप कम रेट में बेचना चाहोगे या आप ज्यादा रेट में बेचना चाहोगे. जब आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपकी मेंटेलिटी ये होती है टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, राइट. सो टू अर्न प्रॉफिट्स, इसमें हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्स में ऑब्वियसली आप ये कहोगे कमोडिटी के प्राइस में जितना ज्यादा हमारा प्राइस होगा उतनी ज्यादा हम क्वांटिटी सप्लाई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा लें. ठीक है. इसमें मैं डिमांड साथ ही साथ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऑपोजिट चलता उससे.
ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको सप्लाई के ही कंटेक्स्ट में समझा रही हूँ, इसलिए डिमांड की मैंने बात नहीं करनी है। पर आप एक चीज इसको करने के बाद में, समझने के बाद में, एक बार डिमांड को जरूर देखना। जब भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसके बाद में डिमांड को एक बार देखना कि ये चैप्टर और जो डिमांड वाला चैप्टर था बिल्कुल ऑपोजिट्स है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। अगर आपको एक बार अच्छे ये समझ आ गया उसके बाद में आप दोनों को रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों वो ऑपोजिट चलते हैं। क्योंकि हमने डिमांड में हमेशा हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है और सप्लाई में हमेशा हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। यहाँ पे इस चैप्टर में आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर एज्यूम करो कि आपने सामान बेचना है। आपने सामान बेचना है तो आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। ऑब्वियसली मोर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन, मोर क्वांटिटीज यू विल बी रेडी टू सप्लाई। जितना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा उसके ऊपर रेट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ही आप कोशिश करोगे कि अपने यूनिट्स बेच दो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि कॉफी की बात कर लो, टी और कॉफी की बात कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मार्केट में टी का रेट बढ़ गया, ठीक है, चाय पत्ती का रेट बढ़ गया मार्केट में, तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सप्लायर आप क्या करोगे, कॉफी का भी आप चाहोगे ना, जब रेट टी का बढ़ गया तो कॉफी का भी बढ़ेगा ही। आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो उसका आज जितना रेट, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप उसका 10 रुपीज है अभी, तो आप कोशिश करोगे कि 10 पे कम से कम यूनिट्स को सेल ऑफ करो। जब थोड़ा वेट करो, जब थोड़ा रेट बढ़ेगा तब आप इसको निकालो, क्योंकि कॉफी का तो बढ़ ही चुका है, सॉरी टी का तो बढ़ ही चुका है, कॉफी का आपका जब थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना। सो इसलिए जब आपके कंपटीटर का रिलेटेड गुड्स का रेट बढ़ता है तो आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे, उस प्राइस पे सप्लाई आप थोड़ी कम कर देते हो। कि आपको, आप भी कोशिश यही करते हो कि जब आपके प्रोडक्ट का रेट जब बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तब आप उसको ज्यादा सेल ऑफ करो। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स नंबर ऑफ फर्म्स। अब नंबर ऑफ फर्म्स क्या कह रही है, सप्लाई में क्या होता है, अगर आपकी जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी, जितनी ज्यादा आपकी फर्म्स का नंबर ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा मतलब आपके पास सप्लाई होगी। ठीक है ना, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होगा उतने ज्यादा आपकी मार्केट सप्लाई होगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स मीन्स इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स मीन्स डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। तो ये नंबर ऑफ फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके फर्म्स उसमें ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली सारी फर्म्स अपने अपने प्रोडक्ट बनाएंगी, बेचेंगी, तो सप्लाई मार्केट में ज्यादा आ जाएगी। और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होगा तो मार्केट में सप्लाई, हर एक फर्म की सप्लाई जो है कम हो जाएगी। जितने, अगर मान लो 10 की बजाय 5, पहले 10 थी अब 5 रह गई है, तो सप्लाई मार्केट में ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स गोल्स ऑफ द फर्म। अब गोल्स ऑफ द फर्म क्या कहता है हमारा, कि गोल्स जो है आपका ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और आपका गोल ये भी हो सकता है आपका सेल्स मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अगर आपका फर्म गोल का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो ऑब्वियसली अगर रेट हाई रेट पे वो कोशिश करेगा ज्यादा सेल ऑफ करने की, क्योंकि ज्यादा रेट पे उसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर उसका सेल्स का है, कंपनी का, फर्म का सेल्स मैक्सिमाइज करने का है, तो वो कम रेट पे सेल करेगा, कि उसको होगा कि मैंने सेल बढ़ानी है, अपनी मार्केट कैप्चर करनी है। अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली वो जो हाई रेट कर पे ज्यादा सेल करेगा, और अगर आप उसकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वो कम रेट पे भी सेल कर देगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स प्राइजेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है, अगर हमारे देखो फैक्टर्स ऑफ जितने प्रोडक्शन है हमारे यूज हो रहे हैं, अगर उनके फैक्टर्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी कम होगी। इनपुट कॉस्ट अगर हमारी कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी कम होगी। ये आप डिस्कस कर चुके हैं ना पुरानी वीडियोस में, हम पुराने चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है। तो जब उसका कॉस्ट अगर आपकी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी कम होगी, तो आप एग्जिस्टिंग रेट पे भी ज्यादा सप्लाई करने को तैयार होगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। आपकी कॉस्ट तो, इनपुट कॉस्ट तो कम है,
और आपकी सेल ज्यादा हो रही है तो आपका ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे ही वाइस वर्सा। अगर आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है तो आप एग्जिस्टिंग रेट पे कम सेल करना चाहोगे, क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट कम्स चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का है ना, अगर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप अच्छे में, ऑब्वियसली जब आप चेंज रहोगे टेक्नोलॉजी तो आप कम से अच्छे पे जाओगे। जब आप कम से अच्छे पे जाओगे तो आपकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी ना। इनपुट कॉस्ट कम होने के कारण क्या होगा, मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। नेक्स्ट कम्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। अगर आपको लगता है, सप्लायर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे एज अ सप्लायर, क्या सोचोगे जब आपको पता है अभी आपकी चीज 95 में बिक रही है, फ्यूचर में आपकी 100 रुपए में बिकेगी, महंगी बिकेगी, तो आप कोशिश यही करोगे ना अब 95 पे कम बेचो और अब 100 पे ज्यादा बेचो। जब आपको पता है फ्यूचर में प्राइसेस राइज होने हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, अभी अपनी सप्लाई को थोड़ा रोक लोगे और फ्यूचर में आप सेल ज्यादा करोगे। एक ही हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट फैक्टर कौन सा आता है हमारी डिटर्मिनेंट, वो आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आता है, टैक्सेशन और सब्सिडी। अब देखो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो आपको खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। बीइंग अ सप्लायर आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा तो आप अभी सप्लाई कम करोगे। और अगर मान लो सब्सिडी ज्यादा मिल रही है आपको तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे। ठीक है, टैक्स और सब्सिडी उल्टे चलते हैं। टैक्स ज्यादा होगा तो आपकी सप्लाई कम, सब्सिडी ज्यादा होगी तो आपकी सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, ये था हमारा बेसिकली सप्लाई फंक्शन क्या होता है, हमारे डिफरेंट फैक्टर्स जो जितने डिटर्मिनेंट्स हैं उसका हमारा क्या इम्पैक्ट है, क्या रिलेशन है सप्लाई के ऊपर, वो हमने डिस्कस किया। नाउ कम्स लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई को आप थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हो। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। मैंने आपको एक बात बोली थी, आप अपने आप को सप्लायर सोचो। ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आप सप्लाई बढ़ाओगे। कम रेट पे आप कम सेल करना चाहोगे, आप ज्यादा रेट पे ज्यादा सेल करना चाहोगे। इन द सेम वे सप्लाई की जो थ्योरी है या लॉ है वो यही कहता है कि बाकी चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखें तो अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव होती हैं। इनमें हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे हमारा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा जो था नेगेटिव रिलेशन था, इसमें हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। ये देखो, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। According to this law, more quantity supplied at higher price and vice versa. ठीक है, ये हमारा बेसिक है कि लॉ ऑफ सप्लाई हमारे को क्या कहता है। अब मैंने आपको इसको पूरा पहले एग्जाम्पशंस बता के फिर आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। एग्जाम्पशंस में क्या कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने बोला ना अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसलिए बाकी जितनी चीज जो हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की थी वो सारी की सारी को हमने नजरअंदाज करना है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस कोई चेंज नहीं हो रहे, गोल्स वो सेम ही है। अगर पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था वो तो अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अगर पहले सेल्स का था तो अभी सेल्स का है। और यहाँ देयर इज नो चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम पहले यूज कर रहे थे इनपुट के लिए, चीजें जो हम पहले यूज करते हैं वही हम अब यूज कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। टेक्निक भी हमारी प्रोडक्शन की वही रहेगी, हमारी चेंज नहीं होगी। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि फ्यूचर में हमारे प्राइसेस जो है वो कम या ज्यादा होंगे, उसको हमने नजरअंदाज कर रहे हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको इसको
लॉ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये आपको वही जैसे हमारा सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है, ग्राफ और टेबल दोनों की तरह से। पहले देखो, आप केयरफुली देखो इसको, ऊपर मैंने टेबल बनाया है, टेबल में आपको प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दिखाई है। प्राइस देखो बढ़ रहा है, जैसे 5 से 6, 6 से 7, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट्स में 10 से 15, 15 से 20 हो गया। और इसको मैंने आपको ये आपका टेबल से बताया कि जब जैसे कम प्राइस पे कम यूनिट सप्लाई हो रहे हैं और ज़्यादा यूनिट्स पे ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, पहले उसने बोला पहले पी और क्यू प्राइस था, तो हमारी ओपी मतलब पी प्राइस हमारी ओपी प्राइस पे हमारी ओ की क्वांटिटी यूनिट्स हमारे सप्लाई होते। पी से P1 प्राइस बढ़ा, जैसे हमारा 5 से 6 और 6 से 7 बढ़ा, तो हमारी क्वांटिटी क्यू से Q1 बढ़ गई, ठीक है। मीन्स कम प्राइस पे वो कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है और ज़्यादा प्राइस पे वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। इसका आप जो एक कर्व बनाओगे पॉजिटिवली स्लोप दिखा रहा है, वो एस कर्व है, डेट इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये बेसिक आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ सप्लाई है। इसको अब हम थ्योरेटिकली भी एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। अब डायग्राम में आपने देखा था एस इज द सप्लाई कर्व, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड जा रहा है ना, तो पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है। वो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। जो हमारा डिमांड में था वो ऑपोजिट्स था, वो डाउनवर्ड स्लोप था। upward slope between upward slope in the shows a positive relation between price and quantity supplied. अपवर्ड स्लोप क्या शो कर रहा है कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। हमारी पॉजिटिव स्लोप मींस पॉजिटिव रिलेशन मींस जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ सप्लाई। ये आपकी लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। नाउ कम्स द एक्सेप्शंस। जैसे हमारी लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस थी, ऐसे ही हमारी लॉ ऑफ सप्लाई में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो ये हम एक्सेप्शंस को डिस्कस करते हैं बेटे। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हु सप्लाई इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे नहीं अप्लाई होता जिनमें आपके नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर जिसकी सप्लाई बहुत फर्क पड़ती है। अगर मान लो ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, कुछ आ गया, तो उसके कारण आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी प्रोडक्टिविटी उससे काफ़ी ख़राब हो जाती है, आपकी जो क्रॉप्स है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो उसके कारण ये नहीं है कि आप उसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आप वेट करोगे कोई रेट बढ़ेगा तो आप उसको बेचोगे। ये तो हमारी नेसेसिटी है, बेसिक एसेंशियल्स है, तो इनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई। नेक्स्ट कम्स सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस राइसेस। वो कहता है कि जो हमारे सोशल डिस्टिंक्शन के प्राइसेस गुड्स हैं उस केस में हमारी जो इनकी सप्लाई है वो हमारी लिमिटेड ही रहती है इवन इफ द प्राइसेस राइजेस। नाउ कम सोशल डिस्टिंक्शन के गुड्स क्या हैं। सोशल डिस्टिंक्शन के गुड्स दीज आर दोज गुड्स विच आर हाईली वैल्यूएबल, जो मतलब हर कोई एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शन में बताया था, कश्मीरी कारपेट्स अगर आपको याद हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सोशल डिस्टिंक्शन के एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। आपको ऑडी कार बताई थी, ये सोशल डिस्टिंक्शन की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, हर कोई सोच भी नहीं सकता इन चीज़ों को लेने का। ऐसे ही देखो आपकी कोहिनूर डायमंड्स हैं, अब इन चीज़ों के इनकी जो अवेलेबिलिटी है वही लिमिटेड है, तो अगर इनका प्राइस बढ़ता है, पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, अगर इनका प्राइस और ज़्यादा बढ़ता है तो इनकी सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि दीज आर लिमिटेड इन सप्लाई, स्टॉक में लिमिटेड होते हैं। सो इन चीज़ों जो हमारी सोशल डिस्टिंक्शन की चीज़ें हैं ये हमारी कुछ गिनती में बनती हैं, नंबर्स में। ये नॉट लाइक दिस कि एवरीबडी कैन अफोर्ड, क्योंकि अगर हर कोई अफोर्ड कर लेगा तो वो सोशल डिस्टिंक्शन की चीज़ें ही नहीं रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स पेरिशेबल गुड्स।
पेरिशेबल गुड्स बेटा जो हमारी होती हैं वो हमारी जल्दी खराब हो जाती हैं, तो जो पेरिशेबल गुड्स में ये सप्लाई लॉ नहीं अप्लाई करता। क्यों नहीं अप्लाई करता? क्योंकि अब देखो जैसे फ्रूट्स हैं आपके, वो पेरिशेबल है, वेजिटेबल्स हैं पेरिशेबल है, इनको आप ज्यादा देर आप स्टॉक में नहीं रख सकते हो। जैसे आपका ये टमाटोज हो गए या आपका ग्रेप्स हो गए, बनानाज हो गए, इनको ज्यादा देर आप नहीं रख सकते हो कि रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। नो, ये पेरिशेबल गुड्स को आपको स्टॉक आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो पड़ी पड़ी वो खराब हो जाएंगे, वो किसी के काम नहीं आएंगे, आपका पैसा बेकार जाएगा। सो इन चीजों के ऊपर जो हमारा लॉ डजंट अप्लाई। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको यहीं तक डिस्कस करना था। इफ एनी डिफिकल्टी इन टुडेज वीडियो, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स।